हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर टीपीए लेक्चर सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 जो कि डील करता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर से इमूवेबल प्रॉपर्टी की जिसे हम सेल कहते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग विद द कांसेप्ट ऑफ सेल। सेल क्या है? सेक्शन 54 हमने डिस्कस किया था। सेल क्या है, सेल किस तरीके से होता है, सेल कैसे किया जाता है, इसके एसेंशियल्स क्या है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी जिसमें हमने देखा कि भाई सेल डिफाइन यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय सेल, क्या होता क्या है इसमें, देन हाउ मेड, किस तरीके से किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ सेल होता कैसे है और इसके एसेंशियल्स। हमने इसके एसेंशियल्स भी समझे थे कि क्या क्या चीजें जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, क्योंकि जब हम सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। ओनरशिप ओनरशिप और एक कंसिडरेशन के लिए, मतलब जो प्राइस, कुछ भी खरीद बेच कैसे होती है, आप कोई पैसे दोगे आपको चीज मिलेगी, तो बस वही है सेल का मतलब, वही कि आप एक सर्टेन कंसिडरेशन, फिक्स्ड कंसिडरेशन के लिए जिसमें तीन चीजें लिखी हुई, प्राइस पेड, प्रॉमिस टू बी पेड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। इस कंसिडरेशन के लिए जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है तो उसे हम कह रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं सेल। सो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हमें स्टार्ट करना है आज सेक्शन 55 से। सेक्शन 55, सेक्शन 55 जो बात करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, मतलब वो पार्टीज जो कि एक सेल में इन्वॉल्व हैं, एक बायर है एक सेलर है। जो प्रॉपर्टी को परचेस कर रहा है वो बायर है और जो सेल कर रहा है वो सेलर है। तो सेल के केस में पार्टीज के क्या राइट्स होंगे, बोथ द पार्टीज, बायर के क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं एंड सेलर के क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफॉल्ट क्लॉज तभी एप्लीकेबल होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई अदरवाइज चीज नहीं लिखी हुई है, क्योंकि अगर वो लिखा होगा तो फिर उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा और वो फॉलो किया जाएगा। तो वही, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, द बायर एंड द सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेस्पेक्टिवली आर सब्जेक्ट टू द लायबिलिटीज and have the rights mentioned in the rules next following, such of them as are applicable to the property sold। अब सेक्शन 55 जो है वो बता रहा है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट में अलग से कुछ नहीं लिखा है, उसके एब्सेंस में जनरली ये डिफॉल्ट क्लॉज ये है, यही एप्लीकेबल होगा और यहाँ जो राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई है वही हम पार्टीज की राइट्स एंड लाइबिलिटीज मानेंगे। देखिए ड्यूटीज ऑफ द सेलर, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ सेलर क्या क्या है। अब पहले जितनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की जब हम बात करें, ऑब्लिगेशंस यानी ड्यूटीज, ठीक है, तो ड्यूटीज को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। मतलब किसी, कोई सेल हो रही है, ठीक है, बिफोर सेल, बिफोर द एक्चुअल सेल हैज बीन डन, सेल होने के पहले जो सेलर है, एक्चुअल सेल हुआ उसके पहले क्या उनकी ड्यूटीज है, एंड उसके बाद प्री कंप्लीशन एंड पोस्ट कंप्लीशन। ये कंप्लीशन किस चीज का, सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक्चुअल सेल की बात हो रही है। मतलब एक्चुअली जब सेल हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन बना और फिर वो इफेक्टिव किस दिन हुआ, इफेक्टिव कब होगा, इफेक्ट में कब से आएगा, जब वो एक्चुअली सेल हो जाएगा तब की बात कीजिए। तो जब सेल एक्चुअली हो गया उसके पहले प्री कंप्लीशन, और एक्चुअली सेल हो गया उसके बाद पोस्ट कंप्लीशन। प्री कंप्लीशन क्या है, ड्यूटीज बिफोर द सेल एग्जीक्यूटेड, एंड पोस्ट कंप्लीशन ड्यूटीज एंड राइट्स आफ्टर द सेल इज एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहले हम जब प्री सेल की बात करें तो ड्यूटीज क्या होती हैं सेलर की, मतलब सेल होने के पहले, एक्चुअल सेल जब हुआ, वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल सेल। तो एक्चुअल सेल होने के पहले जो सेलर है उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज बनती हैं। देखिए, द सेलर इज बाउंड टू, सबसे पहले तो वो इन चीजों को करने के लिए बाउंड है, क्या है, डिस्क्लोज मटीरियल डिफेक्ट्स। मटीरियल डिफेक्ट्स यानी वो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डिफेक्ट्स है, कोई एरर है, अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, जो सब्जेक्ट मैटर है सेल का, जो प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको सेल होना है उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है उसके बारे में बताना, किसको, बायर को, बायर को बताना जरूरी है। सेलर बाउंड है ये करने के लिए कि वो सारी मटेरियल जो भी डिफेक्ट्स है वो डिस्क्लोज करे बायर के सामने। प्रोड्यूस टाइटल डीड्स, टाइटल डीड्स क्या होती है, टाइटल मतलब ओनरशिप, डीड्स मतलब जो हम देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है,
तो टाइटल के यानी उसकी ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओनरशिप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे बायर के बिफोर प्रेजेंट करें इंस्पेक्शन के लिए, वो उसे देख सके, उसे पढ़ सके, उसमें सारी चीजें समझ सके। प्रोवाइड ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी फॉर द बायर्स इंस्पेक्शन। परचेज करने के पहले अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बायर सारी चीजें देख ले, इसलिए सेलर जो है वो बाउंड है कि बिफोर द बायर वो सारे जितने भी ओनरशिप से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, डीड्स है, वो सारे प्रेजेंट करे बायर को। आंसर क्वेश्चंस, कैसी क्वेश्चंस? रिस्पॉन्ड टू ऑल रेलेवेंट क्वेश्चंस पुट बाय द बायर रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी और टाइटल। उस इमूवेबल प्रॉपर्टी या उसका टाइटल, या तो प्रॉपर्टी खुद इटसेल्फ या फिर उसका टाइटल यानी उसकी ओनरशिप से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं बायर की, तो सेलर बाउंड है उसे क्लियर करने के लिए। Then execute conveyance on payment of the price, execute a proper conveyance। भाई अब प्राइस पे हो गया, ये प्राइस क्या है? दिस प्राइस इज द कंसिडरेशन अमाउंट, यही कंसिडरेशन है। तो सेल के लिए जब कंसिडरेशन पेड हो गया, मतलब बायर ने पैसे दे दिए, अब जो सेलर है वो क्या बाउंड है कि भाई जो डीड थी यानी जो इंस्ट्रूमेंट था, जैसे कि जिस जो ओनरशिप की उसकी डीड थी, वो उसको ट्रांसफर कर दे, एग्जीक्यूट अ प्रॉपर कन्वेयंस यानी ट्रांसफर कर दे डीड का। और केयर ऑफ प्रॉपर्टी, टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टाइटल डीड्स बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिलीवरी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हमने पढ़ा कि भाई एक डेट पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसका एक्चुअल जो इफेक्ट में है वो सेल वो बाद से आ रहा है, एक सर्टेन डेट से आ रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से लेके एक्चुअल जो सेल हो रहा है, जब डिलीवरी दी जा रही है प्रॉपर्टी की, उस बीच जो पीरियड है, उस पीरियड तक प्रॉपर्टी का पूरा ख्याल रखने के लिए भी सेलर जो है वो बाउंड है। वैसा नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया मान लीजिए, तो सेलर ये दिमाग में कह रहे भाई ऐसा है कि प्रॉपर्टी का अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, मतलब मेरी प्रॉपर्टी तो किसी और के पास जानी है, तो उसका वो ध्यान ना रखे। मतलब एक रीजनेबल इंसान ने जितना ध्यान रखना चाहिए जिन चीजों का, उतना ख्याल उसे वो रखना पड़ेगा जब तक डिलीवरी ऑफ पोजेशन एक्चुअली हो नहीं जाती। नेक्स्ट पोस्ट सेल की बात करते हैं। अब तो हमने ये देख लिया कि सेल के पहले क्या जरूरी था, ठीक है, सेल के पहले जो जरूरी था वो सारी चीजें कर ली, लेकिन सेल के बाद भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं सेलर की, वो क्या है? डिलीवर पोजेशन। अब देखिए पहले था कि भाई सारी चीजें क्या आपने उसमें डॉक्यूमेंट्स जो भी है, डीड्स है, वो सारा प्रोड्यूस किया लिखने के लिए। अब सेल हो गई, सारे कुछ करने के बाद सेल तो एक्चुअली हो गई, सेल होने के बाद ये सेलर जो है वो बाउंड है, ये उसकी ड्यूटी है कि प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका सेल किया गया है उसका पोजेशन वो अब दे दे सेलर को। कोवेनेंट फॉर द टाइटल, implied contract that the seller has the right to transfer the interest। मतलब आपने टाइटल तो दे ही दिया, लेकिन साथ ही साथ उससे आने वाली, क्योंकि सेल है, सेल में हमें पता है जब हम बात करते हैं सेल हो रही है तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की, एंड वी ऑलरेडी नो दैट ओनरशिप क्या है? बंडल ऑफ राइट्स है, सिर्फ किसी एक इंटरेस्ट की नहीं बात की जा रही है, वहां पे बंडल ऑफ राइट्स है, वहां पे पोजेशन से लेके प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना, उसका पार्टीशन करना, या उसका जो भी जिस तरीके से इंजॉयमेंट है उसका जो भी करना है प्रॉपर्टी, सारे राइट्स जो है बंडल ऑफ राइट्स इसीलिए कहते हैं, सारे राइट्स जो है वो सेल के बाद चले गए किसके पास? बायर के पास। तो अब जो भी इंटरेस्ट है वो एक इम्प्लाइड है कि भाई वो सारी चीजें चली जाएंगी बायर के पास ट्रांसफर के बाद। डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स, इंस्पेक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी दी थी प्री सेल, लेकिन अब टाइटल डीड्स जो थे उसको डिलीवर कर देना होगा बायर को सेल के बाद। और पेमेंट ऑफ आउटगोइंग्स, पे ऑल पब्लिक चार्जेस ड्यू ऑन द प्रॉपर्टी अप टू द डेट ऑफ सेल। जो भी एनकम्ब्रेंसेस हैं, एनकम्ब्रेंसेस क्या होते हैं? मतलब जो भी अगर उस प्रॉपर्टी में कोई किसी तरीके की लाइबिलिटीज है, जो भी है डेट्स है, जो भी है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चार्जेस है, तो उस प्रॉपर्टी को एक्चुअल सेल के पहले, जो एक्चुअल सेल होनी है उस सेल के पहले सारे ड्यूज क्लियर कर देने, ये तो इनकम्बरेंसेस, सारे ड्यूज सब क्लियर कर देने, ये भी ड्यूटी है सेलर की। अब आते हैं राइट्स ऑफ द सेलर। अभी तो देखिए हमने ड्यूटीज की बात कर ली कि सेलर की क्या क्या ड्यूटीज बनेगी, चाहे वो प्री सेल हो या पोस्ट सेल हो। अब उसके कुछ राइट्स भी तो बनेंगे, केवल ड्यूटीज तो नहीं सकती, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट की बात जब हम कर रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की राइट्स एंड लाइबिलिटीज बनती हैं। तो हमने सेलर की सारी लाइबिलिटीज देखी,
अब उनके राइट्स क्या है? प्री सेल, रेंट एंड प्रॉफिट। अब जब सेल हुआ ही ये तो क्लियरली प्रॉपर्टी उनके पास है, तब तक जितने भी उससे प्रॉफिट्स इंटरेस्ट जो भी निकलेंगे वो सारा कुछ किसके पास होगा? सेलर के पास होगा। पोस्ट सेल क्या हो जाएगा? इफ द ओनरशिप हैज पास्ड बट द फुल प्राइस हैज नॉट बीन पेड, द सेलर हैज अ स्टैट्यूटरी चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी फॉर द अनपेड अमाउंट। अभी जब तक पूरा पेमेंट नहीं किया गया है तब तक क्या है? सेलर के पास एक चार्ज होता है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड। अब आते हैं, ये तो हो गया सेलर की बात हो गई कि उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है, ठीक है। अब बायर पे हमने सेलर को देख लिया, अब बात करते हैं बायर की कि बायर की क्या ड्यूटीज है, बायर के क्या राइट्स होते हैं सेल से रिलेटेड। डिस्क्लोज फैक्ट्स इंक्रीजिंग वैल्यू, मतलब द बायर मस्ट इन्फॉर्म द सेलर ऑफ द फैक्ट रिगार्डिंग द नेचर और एक्सटेंट ऑफ द सेलर्स इंटरेस्ट दैट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कोई ऐसी बात है, ठीक है, कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसी चीज है जो कि बायर को जिसके बारे में जानकारी है और साथ ही साथ उसे ये भी जानकारी है कि ये बात जो सेलर को पता नहीं है उसे पता होगी तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर उसे कोई इस तरीके की बात पता है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सेलर को बताए। मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ये एक घर है, एक हाउस है, ठीक है, ये ए जो है वो बी को सेल कर रहा है। अब यहाँ बी जो है, बी को पता चला कि ये घर में जो मार्केट है, मार्केट रेट ऐसा है कि जिससे कुछ 10 लाख, ये मान लीजिए ए जो है इसे 50 लाख पे ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, घर बेच रहा है, ठीक है। लेकिन बी जो है उसे कोई ऐसे फैक्ट की जानकारी है, उसे कुछ पता है कि भाई जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है, उसे किसी ऐसे फैक्ट का पता है जिससे उसे पता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर उसे कुछ ऐसा पता है तो ये बाउंड है कि सेलर को इस बारे में इन्फॉर्म करे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी अंडर वैल्यूड हो जाएगी ना उसके बाद, फिर अगर कम वैल्यू पे बिक जाती है तो वो बाउंड है कि भाई तुम्हें पता है, चाहे सेलर को इस बारे में पता हो या नहीं, हो सकता है सेलर को खुद नहीं पता तभी तो कम वैल्यू पे बेच रहा है, लेकिन क्योंकि आपको पता है तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि अब आप जाके सेलर को इस बारे में बताओ। The buyer must inform the seller of any fact regarding the nature or extent of the seller's interest that increases the value of the property of which the buyer is aware but the seller is not। सेलर को नहीं पता है तो आपकी ड्यूटी बनती है बताना। पे परचेज मनी, पे द प्राइस एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ कंप्लीटिंग द सेल। वो तो कंसिडरेशन की बात हो गई, भाई जो कंसिडरेशन है आपने देना है, जैसे हमने देखा 3 तरीके हो सकता है, या तो पे कर दिया पूरा, या प्रॉमिस किया पे करने का, या आधा का आधा आधा कर दिया, आधा दिया और आधा बाद में करने का प्रॉमिस किया, जैसा भी कंसिडरेशन देना ये ड्यूटी है बायर की। Bear loss to property after ownership passes. The buyer bears any loss arising from the destruction or decrease in value not caused by the seller। अब ये क्या कह रहा है? पहले तो जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी में जो भी डिफेक्ट्स है, कुछ भी है, सेल के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसके पास ओनरशिप है वो देखेगा, वो कॉस्ट बेयर करेगा उसकी। मान लीजिए उसकी रिपेयरिंग का कॉस्ट आता है या जो भी रेनोवेशन के कॉस्ट आते हैं वो सारे बेयर कौन कर रहा है? जो ओनर यानी कि जो सेलर है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है अभी। लेकिन द मोमेंट इट इज सोल्ड, अब तो प्रॉपर्टी बिक गई, तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, प्रॉपर्टी सेल हो गई, जब ओनरशिप चली गई बायर के पास, उसके बाद अब प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके की रेनोवेशन कराना या जो भी मेंटेनेंस कराना या कोई भी कॉस्ट उस प्रॉपर्टी से जो भी अगर आ रहे हैं, उसको बेयर कौन करेगा? उसको बायर बेयर करेगा। और पे आउट गोइंग यानी पे पब्लिक चार्जेस एंड टैक्सेस वंस ओनरशिप हैज पास्ड, ठीक है। जब तक ओनरशिप थी सेलर के पास तब तक तो जो भी थे वो पेमेंट कर रहा था उसको, जैसे मान लीजिए हाउस टैक्स टैक्स होता है फॉर एग्जांपल, तो वो कौन दे रहा था? तब तक तो सेलर दे रही थी क्योंकि ओनरशिप उसके पास थी। हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ चार्जेस की बात करें, चार्जेस एंड टैक्सेस, लेकिन एनकम्ब्रेंसेस नहीं लिखा हुआ है। एनकम्ब्रेंसेस क्यों नहीं लिखा हुआ है? एनकम्ब्रेंसेस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो ड्यूटी होती है सेलर की कि भाई एनकम्ब्रेंसेस क्या है, इससे जितने भी ड्यू अगर कोई अमाउंट है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो वो सारा कुछ क्लियर कर दे, वो सेलर की ड्यूटी है। लेकिन बायर की क्या है? भाई खरीदने के बाद, अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनकम्ब्रेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज और एनी टैक्सेस जो है अब कौन पे करेगा? अब वो सारा कुछ करेगा बायर। और राइट्स क्या आ गया? देखिए राइट्स की बात करते हैं। Pre-sale, if the buyer has paid the amount and the seller fails to deliver, the buyer has a charge on the property for the amount paid plus interest। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था सेलर के लिए कि भाई अगर हाफ प्राइस दिया है
कुछ ड्यू रखा है अगर बायर ने, तो चार्ज रहता है जब तक पूरा पेमेंट हो नहीं जाता तब तक सेलर का चार्ज होता है। सिमिलरली अगर उसने पूरा पैसा दे दिया, ठीक है, पे द प्राइस एंड द सेलर फेल्स टू डिलीवर, पूरा पैसा दे दिया है या मैक्सिमम दे दिया और अभी किसी वजह से डिलीवरी जो है वो फेल हो गई, हो नहीं पाई सेलर के पार्ट पे, तो बायर का एक चार्ज होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। और पोस्ट सेल क्या हुआ, entitled to any improvement or increase in value of the property after ownership has passed। ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद अब तो जो भी उसमें बेनिफिट्स आएंगे, इंटरेस्ट आएंगे, इंक्रीजेस होंगे, इंप्रूवमेंट्स होंगे, जो भी कुछ होगी वो सारा किसका हो जाएगा, सारा कुछ बायर का हो जाएगा। वही कह रहा था ये। तो देखिए ये तो हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट पहले हमने समझ लिया। अब एक बार सेक्शन देख लेते हैं। द सेलर इज बाउंड, ये देखिए बाउंड है मतलब सेलर की ड्यूटी की बात करें। सबसे पहले क्या, टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी और इन द सेलर्स टाइटल thereto of which the seller is and the buyer is not aware, which the buyer could not with ordinary care discover। सबसे पहली ड्यूटी क्या है कि भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसके टाइटल, दोनों चीजों से रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर डिफेक्ट है तो वो पहले तो बायर को बताए। दूसरी चीज, टू प्रोड्यूस टू द बायर हिज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। जैसा हमने देखा कि भाई जो भी टाइटल डीड्स है जितने भी, वो उसको बायर के इंस्पेक्शन के लिए उसे प्रेजेंट करने होंगे। To answer to the best of his information all relevant questions put to him by the buyer in respect of the property, जो कुछ पूछे buyer जवाब देना होगा seller को। On payment or tender of the amount, tender यानी offer हमने पढ़ा था, payment or tender of the amount due in respect of the price, to execute a proper conveyance of the property when the buyer tenders it to him for execution at a proper time and place। पैसा देने के बाद या फिर ऑफर करने के बाद, ऑन पेमेंट और टेंडर ऑफ द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस, मतलब जो भी ड्यू प्राइस है वो देने के बाद या ऑफर करने के बाद सेलर अब बाउंड है प्रॉपर्टी के कन्वेयंस के लिए, मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। Between the date and date of the contract of sale and delivery of property, to take as much care of the property and all documents of title relating thereto which are in possession as the owner of the ordinary prudence would take care। जैसे हमने पहले ही देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट से लेके एक्चुअल सेल के बीच जो टाइम पीरियड है उतने दिन तक प्रॉपर्टी का और टाइटल डॉक्यूमेंट्स का सबका पूरा पूरा ख्याल रखना, मतलब जितना एक नॉर्मल इंसान रखेगा। जैसे अब टाइटल डीड्स का ख्याल रखना, टेक केयर करना, यानी उसे जिस तरीके से अच्छे से सेफ रखना, उसे इंश्योर करना कि वो खो ना जाए या कुछ इस तरीके वो फट ना जाए, ये सारी चीजें बस देखना। If to give one being so required, the buyer of such person as he directs such possession of the property as its nature admits। अब देखिए यहाँ तक की जो चीजें थी ए से लेके एफ तक, ये क्या हो गया, ये सारी बिफोर सेल की बात हो गई। सेल के पहले क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं सेलर की। अब इसके बाद जब भी बायर बोले, क्या लिखा है, टू गिव ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड द बायर और सच पर्सन एज डायरेक्ट सच पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज इट्स नेचर एडमिट। जब बायर मांगे तो प्रॉपर्टी का पोजेशन देना। टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट अक्रूड ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू द डेट ऑफ द sale, the interest on all encumbrances of such property due on such date and except where the property is sold subject to encumbrances, to discharge all encumbrances on the property then existing। नहीं यहाँ तक नहीं, आगे का भी है, आगे भी है, सब वही है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, जैसे हमने देखा कि भाई एनकम्बरेंसेस मतलब जो भी ड्यूज निकल रहा है प्रॉपर्टी से, अगर कोई ड्यूज है वो सारा कुछ क्लियर कर देना। यहाँ तक ये सारा बिफोर सेल की बात कर दी गई कि बिफोर सेल ये सारी ड्यूटीज बनती हैं सेलर की। अब सेकंड, द सेलर shall be deemed to contract with the buyer that the interest which the seller professes to transfer to the buyer subsists and he has the power to transfer the same, provided where the sale is made by a person in fiduciary character, he shall be deemed to contract with the person, with the buyer, that the seller has done no act whereby the property is encumbered or whereby he is hindered from transferring it। Now third, where the whole of the purchase money has been paid, मतलब पूरा कंसिडरेशन दे दिया गया,
he is also bound to deliver to the buyer all documents of title relating to the property which are in the seller's possession। अब ये क्या आ गया, आफ्टर सेल हो गया कि भाई जब पूरा पैसा दे दिया आप उसको पूरे डॉक्यूमेंट के पोजेशन ओनरशिप सारी चीजें दे दो। Provided that where the seller retains any part of the property comprised in such documents, अगर seller के पास कोई part रहता है property का, he is entitled to retain them all, and where the whole of such property is sold to different buyers, the buyers of a lot of greatest value is entitled to such documents. But in case the seller and in case B, in case A, the seller and in case B, the buyer of the lot of greatest value is bound upon every reasonable request by the buyer or by any other buyers as the case may be, and at the cost of the person making the request to produce the said documents and furnish such true copies thereof or extracts therefrom as may require. And in the meantime, the seller or the buyer with a lot of greatest value, as the case may be, shall keep the same documents safe, cancel। वही बात कह रहा है कि भाई जब तक पूरा सेल हो नहीं जाता है उसे डॉक्यूमेंट सारे सेफ रखने हैं, ठीक है। अब एंटाइटल, द सेलर इज एंटाइटल्ड, मतलब यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई, ये सारी ड्यूटीज हो गई। सब सेक्शन 4 कह रहा है राइट्स क्या है, एंटाइटल्ड टू द रेंट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप पासेस। जब तक ओनरशिप उसके पास है, सेलर के पास है, तब तक उसके जो भी प्रॉफिट्स रेंट्स आएंगे उसके लिए वो एंटाइटल्ड है। Where the ownership of the property has passed to the buyer before the payment of the whole of the purchase money, और कंसिडरेशन अमाउंट पूरा पेमेंट करने के पहले अगर पोजेशन पहली ओनरशिप जो है पहले ही पास हो चुकी है बायर को, to a charge upon the property in the hands of the buyer, any transfer without consideration, any transfer with notice of the non-payment for the amount of the purchase money। और अगर भाई अभी कंसिडरेशन अमाउंट पूरा नहीं पेड हुआ है, मतलब जितना अमाउंट देना था उस प्रॉपर्टी के लिए पूरा पेमेंट अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अ पार्ट हैज बीन पेड देयर ऑफ, तो जब तक पूरा ड्यू अमाउंट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक उस प्रॉपर्टी पे चार्ज रहता है कि भाई उससे उसका भी राइट है। अब फिफ्थ, द बायर इज बाउंड, ठीक है, मतलब अब बायर की क्या ड्यूटीज है, टू डिस्क्लोज टू द सेलर एनी फैक्ट एज टू द नेचर एक्सटेंट ऑफ सेलर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी व्हिच द बायर इज अवेयर but of which he has reason to believe that the seller is not aware, which materially increases the value of such interest। अब अगर बायर को कुछ पता है जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसे पता है कि ये बात की जानकारी सेलर को नहीं है, तो इस बात के बारे में, इस बात की जानकारी वो सेलर को जाके देगा। Second, to pay or tender at the time and place of completing the sale, the purchase money to the seller or such person as he directs, provided that where the property is sold free from encumbrances, the buyer may retain out of the purchase money the amount of any encumbrance of property existing at the date of sale and shall pay the amount to retain to the persons entitled thereto। अब जितना पैसा ड्यू है, जो भी पैसा ड्यू है, टू पे और टेंडर, या तो पेमेंट करना या उसे ऑफर करना, जो भी पैसा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस सेल से रिलेटेड, जो भी जिस पर्सन को सेलर को देना है, जिस तरीके से सेलर ने कहा है वैसे उसे पेमेंट करना है। साथ ही प्रोवाइडेड दैट व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड फ्री encumbrances, the buyer may retain out of the property, और कोई encumbrances भी जो भी जिसके हैं वो भी क्लियर करना। On the property existing at the date of the sale shall pay the amount to retain to the persons entitled thereto। C, where the ownership of the property has passed to the buyer to bear any loss arising from the destruction, injury or decrease in the value of property not caused by the seller। सेल के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू का किसी भी तरीके से अगर डिक्रीज, डिस्ट्रक्शन, लॉस होता है, जो भी उसके कॉस्ट को बेयर करना। T, where the ownership of the property has passed to the buyer as between himself and the seller to pay all public charges and rent which may become payable in respect of the property। अब ट्रांसफर, ओनरशिप की ट्रांसफर के बाद जब बायर के पास प्रॉपर्टी चली गई, उस दिन के बाद से अब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कोई अगर चार्जेस है, जो भी चीज है, उसका पेमेंट अब फर्दर बायर करेगा। अब जिसके बाद लास्ट, बायर इज एंटाइटल्ड। अब बायर के क्या क्या राइट्स है, राइट्स के क्या क्या है। Where the ownership of the property has passed to him to any benefit, to the benefit of any improvement in or increase of value of the property and to the rents and profits thereof। ओनरशिप की ट्रांसफर के बाद उस प्रॉपर्टी से अराइज होने वाले जितने भी तरीके के अगर बेनिफिट्स हैं, इंप्रूवमेंट्स हैं, जो भी वैल्यू है उसके लिए वो एंटाइटल्ड है। और लास्ट बी, अनलेस वी हैव improperly declined to accept delivery of property
to a charge on the property as against the seller and the persons claiming under him to the extent of the seller's interest in the property for the amount of any purchase money properly paid by the buyer in anticipation of the delivery or for interest on such amount. अगर पूरा पेमेंट करने के बाद क्या कह रहा है, अगर किसी तरीके से डिलीवरी अभी नहीं हो सकी है, किसी भी वजह से डिलीवरी का फेलियर हो गया, वहां पे क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी पे बायर का एक चार्ज रहता है। ये सारी चीजें ही हमने अभी समझी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें। जैसे देखिए, बायर और सेलर दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज को आप कैटेगराइज कर दीजिए, ठीक है, राइट्स नहीं ड्यूटीज को, एक्चुअली सेलर की भी और बायर की भी जो ड्यूटीज देखेंगे तो हम बिफोर सेल और आफ्टर सेल, प्री सेल और पोस्ट सेल हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे सेलर के केस में क्या है, कोई डिफेक्ट है तो उसे डिस्क्लोज करना, जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करना सेलर बायर के बिफोर, उसके बाद फिर और क्या चीजें हैं भाई, उसके कुछ राइट्स बनेंगे। सिमिलरली बायर के भी कुछ राइट्स बनते हैं कि प्रॉपर्टी पे अगर उसने पूरा पेमेंट कर दिया है, उसकी डिलीवरी किसी वजह से नहीं कर पाया है सेलर अभी, तो उस पर एक चार्ज इसका बनेगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर होने के बाद जब ओनरशिप मिल गई, उससे इनकर होने वाले सारे बेनिफिट जो है वो सारे मिलेंगे किसको, बायर को मिलेंगे। इस तरीके से दोनों पार्टीज की राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, सेक्शन 56। देखिए, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेज। अब देखिए, मार्शलिंग जो है, मार्शलिंग की जब हम बात करते हैं, ये चीज हम दो बार पढ़ेंगे मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट। एक तो हम यहाँ 56 में देख रहे हैं, एक पढ़ेंगे टीपीए के सेक्शन 81 में, वहां पे भी दो जगह पे मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट दे रखा है, एक हम देख रहे हैं 56 में और दूसरा 81 में। मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर जो लिखा है, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, तो मार्शलिंग बेसिकली, मार्शलिंग का मतलब होता है रीअरेंजमेंट, रीशफलिंग, ठीक है। मतलब चार चीजें हैं, उसे एक ऑर्डर में वापस रीअरेंज करना। तो इट मीन्स टू अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर, इन लीगल टर्म्स इट रेफर्स द अरेंजमेंट ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसमें जो अलग अलग तरीके के क्लेम्स हैं उनका एक सेटलमेंट, उनके लिए एक अरेंजमेंट करना, उसे ही हम मार्शलिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए, what happens when an owner mortgages two properties to one person and then sells one of those properties to someone else? Section 56 करता है, it allows the buyer to demand that the mortgage debt can be settled first from the property they didn't buy। जैसे मान लीजिए, इसे समझते हैं एग्जांपल से, ए जो है, ये भाई साहब है बहुत रिच, ठीक है, ये भाई साहब, इनकी मान लीजिए चार अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, P1, P2, P3 और P4, ठीक है। चार अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, P1 का सेल हो गया, इसके तो बात खत्म हो गई, ये तो सेल हो गया, ठीक है, बिल्कुल वैलिड सेल है। अब मान लीजिए, तो चार प्रॉपर्टीज हैं। अब ए भाई साहब ने पहली प्रॉपर्टी को बेच दी, ठीक है, अब तो कोई इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, पहली प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। अब इन दो प्रॉपर्टीज से क्या किया, ये मान लीजिए एम को, ये एन को, या दोनों एक ही इंसान को, ये दोनों प्रॉपर्टीज एम भाई साहब को अलग अलग मॉर्गेज पे दे दी, ठीक है। चलिए अलग अलग इंसान से कर देते हैं, ऐसे करते हैं, P2 को एम को दे दिया मॉर्गेज पे और P3 को एन को दे दिया, ये दो मॉर्गेज हो गए। इन दो प्रॉपर्टीज को ऐसा करते हैं कि M1 और M2 कर देते हैं, ये पहला, इन दो प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज कर दिया, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी को तो सेल कर दिया, तो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। या ऐसा नहीं लगता, चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं, एंड
तीन प्रॉपर्टीज रख के चलते हैं, P2, P3 एंड P4, ये तीन प्रॉपर्टीज है कि एक ही। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मान लीजिए इन दो प्रॉपर्टीज को ए भाई साहब ने अलग अलग मॉर्गेज कर दिया, ठीक है। P4 को क्या किया, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ओनर एक्स ओन्स हाउस ए एंड बी, एक्स है, इन भाई साहब के दो घर हैं, ठीक है, एक ए और एक बी, ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं एक्स की। अब एक्स ने क्या किया कि एक्स मॉर्गेजेस बोथ हाउसेस टू बैंक जेड फॉर दिस अमाउंट, ठीक है। इसने क्या किया कि ये दोनों प्रॉपर्टीज को एक इंसान को मॉर्गेज कर दिया, मान लीजिए जेड है, इसे दोनों प्रॉपर्टीज मॉर्गेज कर दी, दोनों को मॉर्गेज टू जेड, अलग अलग, मतलब ए से अलग मॉर्गेज लिया, बी प्रॉपर्टी से अलग, मतलब दोनों बार अलग अलग पैसे लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए। अब क्या किया कि एक्स ने इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को, जैसे बी को किसी और को बेच दिया। पहले तो ये दो प्रॉपर्टी हमने देखा था, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था कि भाई मॉर्गेज जब किया हुआ है किसी प्रॉपर्टी को, उसके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उसके साथ, आप उसे सेल नहीं कर सकते, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी केप्ट विद समबडी एज सिक्योरिटी, कि अगर वो डेट अमाउंट पे नहीं हो पाएगा तो वो सिक्योर उस चीज को आप अपने पास रख लेना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्स ने अपनी दो प्रॉपर्टीज जो थी उन दोनों से मॉर्गेज उठा लिया, ठीक है। अब बने ये स्मार्ट, इन्होंने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को लेके किसी और को बेच दिया, मान लीजिए बी को वाई को सेल कर दिया। अब ए से तो ठीक है मॉर्गेज है, बी मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो एक्स की थी वो चली गई वाई के पास। अब वाई की क्या गलती भाई, यहाँ पे वाई ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अब इसकी तो कोई गलती ही नहीं है यहाँ पे, भाई इसने मान लीजिए इसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में, इसने, इसकी क्या गलती, इसने घर खरीद लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर्टी बी जो है वो तो सेल हो गई वाई के पास, एक्स ए जो है अभी भी मॉर्गेज पे रखी हुई है, तो वाई के पास डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग ये कहता है कि मार्शलिंग मतलब हमने देखा रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग ये कहता है कि अब वाई जो है, वाई पहले कह सकता है जो जिसने जो क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर है, उससे ये कह सकता है, देखिए अंडर सेक्शन 56 buyer Y can insist that bank Z tries to recover the debt amount from house A first. Only if house A doesn't cover the debt can the bank touch house B. अब यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग कह रहा है कि भाई यहाँ जब वाई ये प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको बेच दी गई, इसका राइट है, इसकी क्या गलती भाई कि अगर मान लीजिए मॉर्गेज अपना नहीं चुका पाया, ये मॉर्गेज के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर आपने अपना जो भी डेट था वो नहीं चुका पाए तो प्रॉपर्टी आपकी रह जाएगी, जो भी आपका मॉर्गेजी है, ठीक है। मॉर्गेजी जो क्रेडिटर है प्रॉपर्टी उसके पास ही रह जाएगी, वही हो जाएगा, तो खरीद लेगा या वो उसे बेच देगा, जो भी करे, मतलब प्रॉपर्टी उसके पास रह जाएगी, यार सिक्योरिटी दी हुई थी। तो प्रॉपर्टी आ गई वाई के पास, सेल कर दिया, ए ने एक्स ने प्रॉपर्टी वाई को सेल कर दी। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग विल नाउ कम इनटू पिक्चर, और जो जो सेल जो बायर है जिसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी बेच दी गई है, अब ये क्या करेगा, ये जो है जो मॉर्गेजी है, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई ऐसा है, देखो मुझे पता ही नहीं था, मुझे प्रॉपर्टी बेच दी गई, मेरी क्या गलती, मेरा घर क्यों लोगे मेरे से। तो एक काम करो, आपका जो भी डेट अमाउंट है आप कोशिश करो इस प्रॉपर्टी से ही निकल जाए, आपने जितना भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है जो भी कुछ है इसी प्रॉपर्टी से निकल जाए, इससे ज्यादा तो मेरा घर बच जाएगा, अगर फिर भी कुछ बचता है तो वो मेरी प्रॉपर्टी से आप उतना लेना, वरना पहले उससे ही आप सेट ऑफ कर दो। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग बस इतनी सी बात कह रहा है कि मान लीजिए एक इंसान की मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है,
उसने उन प्रॉपर्टीज को किसी को मॉर्गेज कर रखा है, किसी एक इंसान को मॉर्गेज कर रखा है, ठीक है। अब मॉर्गेज अलग, जो एक इंसान को क्या हुआ है, अलग अलग प्रॉपर्टीज, और उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को जो ओनर था, जो सेलर है, उसने स्मार्ट बन के, मॉर्गेजर ने उसमें से एक प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दिया। अब जो बायर है भाई, वो उसने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जो ऑलरेडी मॉर्गेज की हुई थी, उससे इस बात का कोई पता ही नहीं था। उसकी क्या गलती, यहाँ पे उसकी तो कोई गलती है नहीं, तो उसके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करें? वहां ही पे आता है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग एप्लीकेशन में। मार्शलिंग कहता है कि भाई इस प्रॉपर्टी को हम शफल कर देते हैं। माना कि प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में एक ही प्रॉपर्टी, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज है P1, P2 और P3, तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इन तीनों प्रॉपर्टीज से इसने M से मॉर्गेज उठाया हुआ है, P से M1 ले रखा है, मतलब अलग अलग मॉर्गेजेस हैं, P2 से M2 ले रखा है, और P3 से M3, अलग अलग मॉर्गेज उठा रखे हैं, ठीक है। अलग अलग मॉर्गेज इसमें प्रॉपर्टीज से उठा रखी है, एक ही इंसान से। मॉर्गेजी जो है वो एक ही है। अब उसने क्या किया, ए जो है उसने स्मार्ट करके P1 जो है ये क्या किया, ये बेच दिया X। P1 मतलब पहली प्रॉपर्टी जो है वो X को बेच दी, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि भाई जब सेट ऑफ करने की बारी आएगी, जो डेट है, जो भी अमाउंट ले रखा है, मॉर्गेज मनी जो है, मॉर्गेज मनी जो है, जो ए ने ले रखा है, डेटर ने ले रखा है, मॉर्गेजी से सेट ऑफ करने के लिए, तो कैसे होता है पहले, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टीज में है और मॉर्गेजी एक ही है, मॉर्गेजी एक ही है, प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो पहले सेट ऑफ P1 होता, फिर सेट ऑफ P2 होता, फिर सेट ऑफ P3 होता। जनरली इसी तरीके से होगा जिस ऑर्डर में किया गया है। यहाँ क्योंकि इनमें से एक प्रॉपर्टी, एक वन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टीज क्योंकि किसी और को बेच दी गई है, तो नाउ दिस पर्सन, ये जो बायर है, इसके पास एक ऑप्शन है, ये बोल सकता है भाई ऐसा है, देखो माना मेरा सबसे पहले प्रॉपर्टी में क्या है, लेकिन प्लीज मेरे राइट्स को बचा लो, मेरी क्या गलती है। तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग एप्लीकेशन में आएगा और ये कहेगा कि ऐसा है, जो पहले P1, P2, P3 होता, इसका ऑर्डर चेंज कर दो, ऐसा कर दो कि आप P2, P3 और फिर P1 कर दो, अपना जो भी मिला के मॉर्गेज अमाउंट है, कोशिश करो कि इन दोनों से ही पूरा निकल जाए, लास्ट में मेरी प्रॉपर्टी तक आना, जिससे अगर कोशिश करो पूरा सेटल यहाँ तक हो जाए, ताकि मेरे तक आना ही ना पड़े, फिर भी कुछ बचता है लास्ट में तो मेरे तक आओ, जैसे मेरा घर बच जाए या बहुत थोड़ा सा कुछ जाए, या ये ऑर्डर नहीं कोई और ऑर्डर कर दो, पहले P3 को कर लो सेट ऑफ, फिर P2 को कर लो, उसके बाद P1 पे आना, पहले इन दो प्रॉपर्टीज से अपने मॉर्गेज मनी जो है उसको सेट ऑफ कर लो, लास्ट में मेरी प्रॉपर्टी तक आना। बस यही डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग कह रहा है कि भाई एक इंसान है जिसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसने अपनी बहुत मल्टीपल प्रॉपर्टीज से मॉर्गेज उठा रखा है, और मॉर्गेज एक ही इंसान से ले रखा है। जब एक ही इंसान से अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए मॉर्गेज ले रखा है उसने, और उनमें से ही एक प्रॉपर्टी को उसने किसी और को बेच दिया, तो अब जो नया बायर है उसके पास ये एक राइट आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग कहता है कि भाई उसके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उसके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम, उसके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 56 कम्स इनटू एप्लीकेशन, और ये कहेगा कि भाई ऐसा है कि आपको पैसे चुकाने हैं, ठीक है, आपने पैसे लेने ही है, आपने जब पैसे दिए हैं तो आप सेट ऑफ करोगे अपनी मॉर्गेज मनी, लेकिन एक काम करो, बस प्रॉपर्टीज को रीअरेंज कर दो, शफल कर दो, पहले बाकी प्रॉपर्टीज से निकाल लो अपना जो भी आपका मॉर्गेज मनी हो रहा है, उसके बाद इफ एनीथिंग, कोशिश करो कि पूरा उससे निकल जाए, लेकिन इफ एनीथिंग इज रिमेनिंग, अगर कुछ बचता है तो मेरी प्रॉपर्टी तक उससे आप आके उसको सेट ऑफ करने की कोशिश करो। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। आई होप कि एग्जांपल से कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक बार सेक्शन को पढ़ते हैं। तो देखिए, इफ द ओनर ऑफ टू और मोर प्रॉपर्टीज, मतलब एक ही इंसान है जिसकी दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, पहली चीज तो ये, ठीक है, एक ही इंसान की मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, वो क्या कर रहा है, मॉर्गेजेस देम टू वन पर्सन, मतलब एक ही इंसान की प्रॉपर्टीज हैं, ओनर ऑफ टू और मोर पर्सन, ठीक है, प्रॉपर्टीज एक ही इंसान की है, लेकिन उसने मॉर्गेज ज्यादा लोगों को कर रखा है, मॉर्गेजेस देम टू वन पर्सन, उन प्रॉपर्टीज को, सॉरी, एक ही इंसान को मॉर्गेज, मतलब मॉर्गेजी भी एक है, मॉर्गेजर भी एक है, प्रॉपर्टीज जो है वो मल्टीपल है, ठीक है। मॉर्गेजी एक, मॉर्गेजी कौन हो गया, जिसे ट्रांसफर किया गया है, मतलब जिसने क्रेडिट दिया है। मॉर्गेजर कौन हो गया, जो ट्रांसफर है, जिसने प्रॉपर्टी दी है, जिसने डेट लिया है। तो मॉर्गेजी मॉर्गेजर एक है, पर मॉर्गेज प्रॉपर्टीज जो है या मॉर्गेज मनी जो है वो मल्टीपल है। मॉर्गेज प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जिन प्रॉपर्टीज पे मॉर्गेज लिया गया, तो जिन प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी, और उससे जो पैसा लिया गया वो मॉर्गेज मनी। तो मॉर्गेजर मॉर्गेजी एक है, लेकिन प्रॉपर्टीज और मनीज जो इन्वॉल्व है वो मल्टीपल है।
एंड देन उसके बाद क्या करता है, सेल्स वन और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज टू अनदर पर्सन। अब उसने स्मार्टनेस में वो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टीज थी उनमें से किसी एक को किसी और को बेच दिया। ये हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी में कि भाई जहां पे जब बैलेंस नहीं हो सकते, मल्टीपल इंटरेस्ट ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग है आपस में, वो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, पहले तो मॉर्गेज है तो पहले वो सेटअप होगा ना, तो मॉर्गेज आएगा पहले, सेटअप हमें वो करना है। लेकिन उस केस में क्या हो जाएगा भाई, देखा जाएगा जो मॉर्गेजी जो बायर है उसके पास राइट है कि भाई ऐसा है, पहले आप रिक्वेस्ट करो तो आपके रिक्वेस्ट पे रीअरेंज की जा सकती है प्रॉपर्टी को। The buyer is, in the absence of a contract or contrary, entitled to have the mortgage debt satisfied of the property or property is not sold to him. Entitled to have mortgage debt satisfied out of the property or property is not sold to him so far as the same will extend, but not so as to prejudice but not so as to prejudice the rights of the mortgagee or persons claiming under him or any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties। मतलब उससे सेट ऑफ करना है, बायर की जो प्रॉपर्टी है उससे भी सेट ऑफ होगा, लेकिन भाई पहले बाकी प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर लो, जो रिमेन्स आएंगे वो मेरी प्रॉपर्टी से। द बायर इज एंटाइटल्ड, बायर के आपके पास राइट है टू हैव द मॉर्गेज डेट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होना है डेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज not sold to him so far as the same will extend। डेट तो सेटिस्फाई होना ही है जो मॉर्गेजी ने दे रखा है मॉर्गेज मनी, लेकिन बायर का राइट क्या है कि पहले जो प्रॉपर्टी उससे नहीं बेची गई है उससे सेट ऑफ कर लो, जो बचेगा उसके बाद में, अगर नहीं बचा तो वेल एंड गुड, मेरे मेरे से कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ बच रहा है तो मेरे तक आना, लेकिन पहले उन प्रॉपर्टी से डेट सेटिस्फाई करो जो दैट द प्रॉपर्टीज दैट हैव नॉट बीन सोल्ड टू मी। भाई कहते हैं बायर इज एंटाइटल्ड, बायर का राइट है ये टू हैव द मॉर्गेज डेट सेटिस्फाइड। मॉर्गेज डेट जो है वो सेटिस्फाइड वो तो है ही है, लेकिन किससे, आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज नॉट सोल्ड टू हिम, उन प्रॉपर्टी से जो उसे नहीं बेचा हुआ है, जो प्रॉपर्टी उसे बेची है वो लास्ट में आएगी। देखिए कॉमन ओनर एसेंशियल्स क्या क्या हुआ है, कॉमन ओनर हमने देखा कौन, मॉर्गेजर जो है वो एक है, मॉर्गेजर है या वही बाद में सेलर जो बन रहा है वो एक ही इंसान है जिसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, वो एक है कॉमन ओनर। प्रायर मॉर्गेज, पहले उसने मल्टीपल मॉर्गेजेस क्रिएट किए, द ओनर मस्ट मॉर्गेज दीज प्रॉपर्टीज टू वन पर्सन। ठीक है, एक ही इंसान को अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग मॉर्गेज में दे दी। नाउ सब्सिक्वेंट सेल, उनमें से किसी एक का बाद में सेल कर दिया, ओनर देन सेल्स at least one of those properties to another person। जो मॉर्गेज प्रॉपर्टीज है उनमें से किसी एक को बाद में सेल कर दिया। नो प्रेजुडिस, ये क्या कह रहा है, द रूल कैन नॉट बी यूज्ड इफ इट हार्म्स द ओरिजिनल लेंडर्स एबिलिटी टू गेट देयर मनी बैक। लेकिन अगर पूरा सेटिस्फाइड नहीं, पूरा सेटिस्फाई करने के लिए जो सेलर है उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा जा रहा है जो भी है वो सेट ऑफ करने के लिए, तो वो लगेगा, क्योंकि मॉर्गेजी जो है उसके इंटरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचाया जा सकता है। limits देंगे, doctrine of marshalling is not absolute, it stops working if the mortgagee is harmed, if house A is worthless or impossible to sell, the bank can go straight for house B। जैसे कह रहा है कि भाई मान लीजिए जैसे हमने देखा था कि दो घर था, A था और B था, और क्या कहा जो बायर था उसने कहा कि पहले इससे निपटा ले यार, बाद में मेरे तक आना, अगर बच गया तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दे रखा है, क्या मान लीजिए कुछ ऐसा है कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टीज है उनमें से कुछ ऐसा जिससे कि जो कि वर्थलेस है, जिसको सेल नहीं किया जा सकता, जिसको सेल करने से कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो डायरेक्टली दूसरी प्रॉपर्टी से जो भी रिमेनिंग अमाउंट है चाहे डायरेक्टली इस पे आके इससे रिकवर कर सकता है। मतलब हमेशा एब्सोल्यूट राइट नहीं है मार्शलिंग का,
दैट इज सब्जेक्ट टू कि भाई अगर मॉर्गेजी का इंटरेस्ट कितना लिमिटेड है, किस एक्सटेंट तक है, उस हिसाब से अगर interest, if house A was sold to a different innocent person buyer before the marshalling claim, their rights must also be balanced. ये सारे इसके एक्सेप्शंस दे रखे हैं। देखिए जिसमें लिखा सेक्शन 82 में ये भी अलग से भी, जब हम इसके बाद जब हम ये वाला पढ़ेंगे 81 82 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें मार्शलिंग मॉर्गेज में ही दे रखा है कि वहां कैसे कैसे किया जाता है, तो वहां पे भी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन। तो आई होप कि ये सेक्शन समझ में आया। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग जो है वो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, सिंपल सी बात है, इसको हम फिर से 81 में पढ़ेंगे व्हेन विल डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू मॉर्गेज, वहां भी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 56 टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। ठीक है, जो ही ये कह रहा है कि अगर एक ओनर है मल्टीपल प्रॉपर्टीज का, 2 और मोर प्रॉपर्टीज जो उसने मॉर्गेज कर रखी है एक ही इंसान, ठीक है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है एक ही इंसान की, उसने मॉर्गेज भी एक ही इंसान को कर रखी है। अब उन जो मॉर्गेज प्रॉपर्टीज हैं उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर ने किसी और को सेल कर दिया, ठीक है, मतलब वो सेलर रो बायर किसी और को, किसी इनोसेंट पर्सन को सेल कर दिया। नाउ दैट पर्सन हु इज द बायर, दैट पर्सन हैज अ राइट, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। वहां पे मार्शलिंग का लिटरल मतलब वो है रीशफलिंग या रीअरेंजमेंट। तो देन इन दैट केस द बायर मे एक्सरसाइज दिस राइट अप्लाइंग सेक्शन 56 एंड आस्क कि भाई ऐसा है, जो भी मॉर्गेजी है उसे, कि ठीक है आपने डेट्स जो है वो सेटिस्फाई तो करनी है, नो डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल करने हैं, आपके राइट्स को हार्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक चीज कर लो प्लीज, ये करो कि पहले दूसरी प्रॉपर्टी से अपने डेट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, फिर कुछ बचता है तब मेरी प्रॉपर्टी से आना, उसको तब सेट ऑफ करना, लेकिन अगर कोशिश करो कि बाकी दूसरे से ही निकल जाए, आपका जो भी डेट है वो सेटिस्फाई हो जाए, बैलेंस हो जाए दूसरी प्रॉपर्टी से ही, इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग कहते हैं। बट दिस राइट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, this right is not an absolute right and is subject to the interests of मॉर्गेजी। पहली चीज तो कि भाई ऐसा है कि अगर मान लो 3 प्रॉपर्टीज है जिनमें से 2 से कोई पैसा ही नहीं निकला, ज्यादा पैसा आया ही नहीं, तो वो थर्ड प्रॉपर्टी पे जाएगा ही जाएगा, या ऐसी है कि उसमें उसको सेल नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल सेल करना, या मान लो डिस्प्यूट में चलेगी, कुछ भी ऐसा हो गया तो वो डायरेक्टली जो प्रॉपर्टी जिसके लिए बायर ने रिक्वेस्ट की थी डायरेक्टली उसी पे चला जाएगा। और सेकेंड एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही कॉन्ट्ररी चीज लिखी हुई है तब दिस सेक्शन विल नॉट कम इनटू एप्लीकेशन, तब फिर नहीं आएगा, तब फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हुई है वही फॉलो की जाएगी, बिकॉज अगेन ओवरराइडिंग इफेक्ट उसका हो जाएगा, वो नहीं है तब ये डिफॉल्ट प्रोविजन एप्लीकेशन में आएगा, अदरवाइज वो है तो इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ये एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। So I hope ये section समझ में आया। Section 55 and 56 very important sections that we discussed today। 55 में हमने बात करी, छोटा सेक्शन लंबा है, कॉन्सेप्ट जो है वो छोटा सा, उसमें मेनली बात की गई है कि भाई जो राइट्स एंड ड्यूटीज, दोनों राइट्स एंड ड्यूटीज हैं दोनों पार्टीज की, बायर एंड सेलर की, उसको डिटेल में दे रखा है, ठीक है। 56 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग की। सो हमने सेल से रिलेटेड, सेल जो है सेक्शन 54 से शुरू होके, 54 से शुरू होके 57 तक दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, ठीक है, ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स इन द वे ऑफ, बाय द वे ऑफ सेल, वो इसमें दे रखा है चैप्टर 3 के अंदर। तो हमने जो कि है सेक्शन 54 से लेके 57 तक, 54 55 56 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जिसमें हमने 54 तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कर लिया था, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई उसमें क्या है, बेसिक्स दे रखे हैं कि सेल क्या है, एसेंशियल्स क्या है, किस तरीके से किया जाता है, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग जो उस सेक्शन में है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। उसके बाद आता है सेक्शन 55 जो बताता है कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों पार्टीज की क्या होंगी प्री एंड पोस्ट सेल, उस तरीके से है। एंड उसके बाद 57 डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग की बात करता है, ठीक है। आई होप कि ये सेक्शन समझ में आए। इन केस यू हैव एनी doubts please feel free to reach out to us। section 56 को will again be discussing when we discuss more when we discuss section 81 and 82, जब हम वहां बात करेंगे मार्शलिंग की तो वहां फिर से इसे एक बार रिवाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। Meanwhile, if you have any queries, please feel free to reach out to us and stay tuned, stay healthy, and keep studying, and see you all in the next lecture where we'll be starting from section 57 ये complete करके topic, and then next chapter जो की बात करता है अगेन मॉर्गेज से, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे उससे, so we'll be starting from there। So see you all।